देश में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में अलग अलग तरह की धारणा, अलग अलग सोच आ गई है। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो लोगों को जिस तरह के मैसेजेस इन दिनों सोशल मीडिया पे दिए जा रहे हैं महामारी के संकेत को लेकर के, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह के सिम्टम्स ब्लैक फंगल को लेकर के हो रहे हैं, उसमें कई मैसेजेस खासकर सोशल मीडिया पर फेक भी है। आपको बताना चाहेंगे किस तरह से ये ब्लैक फंगल जो है वो स्प्रेड हो रहा है और किस तरह से इसको सिक्योर किया जा सकता है। ये सारी चीजों को लेकर के हमारे साथ में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी हैं। वो बताएंगे कि किस तरह से ये जो लगातार ब्लैक फंगल फैलता जा रहा है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको प्रिकॉशन करने के लिए इसके फर्स्ट एड प्रिकॉशन क्या होगा, पहले ये बताइए हमको आप, और किस तरह से होता है ये। देखिए, जिस प्रकार से ये कोरोना की महामारी भारत में आई है, पहली लहर आई थी, उसके बाद में कोरोना में ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये मरीज नहीं आए थे। लेकिन जो दूसरी लहर आई कोरोना की, तो उसमें काफी पेशेंट सीरियस हुए। जब कोरोना का मरीज ठीक होकर के घर चला जाता है, करीब 4 से 6 हफ्ते के बाद ये फंगस के पेशेंट्स आते हैं। अभी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको मान लो HIV की बीमारी हो सकती है, कुछ लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट है, TB के मरीज हैं, ट्यूबरक्लोसिस हैं। किसी भी कारण से अगर उनकी इम्यूनिटी डाउन है, नीचे है, कैंसर के मरीज हैं, वो इम्यूनोसप्रेसिव लेते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, तो ये ब्लैक फंगस या व्हाइट या येलो जो भी कहिए, ये उन्हीं पेशेंट्स में आता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं। अभी कोविड के में मरीजों के लंग्स अफेक्ट होते हैं। पहले एंटीवायरल ड्रग्स देकर के, ऑक्सीजन देकर के, रेमडेसिविर देकर के, टोसिलिजिमैब देकर के मरीज ठीक हो जाते हैं, घर चले जाते हैं। बट इसमें स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं। अभी जो स्टेरॉइड्स है उसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए, ये हमारे देश के सभी डॉक्टरों को पता नहीं है, क्योंकि ये महामारी है, पहली बार आई है। इसका पूरी तरीके से प्रोटोकॉल न तो WHO ने दिया है, न भारत सरकार ने दिया है। शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो डॉक्टर पूरी दुनिया से नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और गांवों के लेवल पे अभी भी डॉक्टरों के पास पूरा नॉलेज नहीं होता है। तो मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड्स बहुत हो रहा है। और जिन लोगों को डायबिटीज होती है और जो डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रखते हैं, ये स्टेरॉइड देने के बाद उनकी डायबिटीज बहुत शूट अप हो जाती है। तो इसी प्रकार के जो मरीज हैं उनको ये फंगस की बीमारी होती है। बहुत ही अहम चीज आपने अभी कही सर, जैसे कि आपने कहा स्टेरॉइड्स के बारे में। स्टेरॉइड्स शरीर के लिए कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट का काम करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि गांव खेड़े के इलाके में, जो ग्रामीण इलाके हैं हमारे देश के, वहां पे डॉक्टर्स को इन सब चीजों के बारे में, किस तरह का ट्रीटमेंट करना है, उनको जानकारी नहीं होती है। सर, क्या माध्यम हो सकता है, किस तरह का माध्यम क्रिएट करना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों तक हम एक मैसेज पहुंचा सके, वहां के डॉक्टर्स तक या वहां की जो जनता है वहां तक, कि इस ब्लैक फंगल को लेकर किस तरह का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है सर? नहीं, एक तो जब कोविड का मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसकी अगर उसे डायबिटीज है तो डायबिटीज को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना है। तो उसके लिए आपको वो हॉस्पिटल में डायबिटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। स्टेरॉइड कब देने और कितनी मात्रा में देने, इसका कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति कोई प्रोटोकॉल नहीं बना सकता है। ये तो डॉक्टर को उसके अपने नॉलेज से डिसाइड करना पड़ता है कि भाई मरीज के लंग्स कितने अफेक्ट हुए हैं, कितना स्कोर है, उसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उस हिसाब से। वैसे नॉर्मल जो डोज होता है वो होता है 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। मान लो कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो उसको 60 मिलीग्राम पर डे हम स्टेरॉइड मैक्सिमम दे सकते हैं। और ऐसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आता है, तो कितनी मात्रा में देना चाहिए, ये डॉक्टर को किस स्टेज पे देना चाहिए, हर मरीज के लिए ये अलग अलग होता है। अब जब आप इसको ज्यादा मात्रा में दे देते हो, शुगर भी शूट अप हो जाती है, शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, तो उसके बाद में ये हमेशा पेशेंट जब घर चला जाता है उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद होता है। तो जो भी मरीज ठीक होकर के चला गया है वो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहे। स्पेशली ये जो वेस्ट होता है, जहां पर खाना सड़ रहा है या
बहुत गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है, कोई मरे हुए प्राणी पड़े हुए हैं, या मान लो कोई खेत या बाग बगीचे में काम कर रहा है, तो वहां पे फंगस होना आम बात होती है। और फंगस हमारी नॉर्मल बॉडी में वैसे भी रहती है, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, शुगर बढ़ गई, कंट्रोल में नहीं है, तो वही फंगस नाक के, पहले ये नाक में होती है, अगर उसी स्टेज पे पता चल गया और नाक की सफाई कर दी, और इसमें एक दवाई होती है लाइफोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। पहले पूरे भारत में 10 से 15 मरीज हुआ करते थे, आज हमारे पास करीब 10,000 मरीज हैं। अब एम्फोटेरिसिन बी इतनी, ये थोड़ी महंगी दवाई है और रोज 5 से 6 इंजेक्शन 2 से 3 हफ्ते तक लगते हैं, तो एक मरीज के लिए इसकी कॉस्ट 30,000 रुपया पर डे तक आ जाती है। तो एक साथ में इतनी कोई भी सरकार मैन्युफैक्चर नहीं करवा सकती, इंपोर्ट भी हो रहा है, कोशिश हो रही है, लेकिन जब ये फंगस नाक के रास्ते आंख में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, या फिर शरीर के अन्य भागों में चला जाता है, तो फिर ये प्राण घातक और जानलेवा हो जाता है। और उन्हीं लोगों की डेथ हो रही है ब्लैक फंगस में जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो किसी दूसरी मतलब जानलेवा बीमारी से बाहर निकल रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, और फिर उन्होंने सही समय पे डॉक्टर के पास नहीं गए। अगर सही समय पे चले जाएं और सही समय पर इलाज मिल जाए, तो फंगस भी वो ब्लैक हो, व्हाइट हो या येलो हो, वो ऐसा, ये कोई बहुत डरने की बात नहीं है। तो आज लोग डरे हुए हैं, तो मैं यही आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि डरने की कोई बात नहीं है। फंगस का इलाज आज से नहीं, हमारे पास कई वर्षों से है, लेकिन सही समय पर डॉक्टर के पास जाना, अगर आपको शक्कर है तो शक्कर को नियंत्रित करना, ये एकमेव सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मुझे लगता है कि कोविड से ठीक होके घर आ जाएं, उसके बाद भी अपने डॉक्टर के पास जाकर के वीकली, पहले हफ्ते में 1 बार, बाद में हफ्ते में 2 बार, ठीक रहे तो फिर महीने में 1 बार जाकर के चेक कराते रहेंगे। और कहीं भी फंगस के अगर कुछ निशान आते हैं, जैसे नाक में हुई तो नेजल ब्लॉक हो सकता है, आपको सर्दी खांसी हो सकती है, और एग्जामिन करते हैं तो फंगस का पता चल जाता है। कभी कभी इसमें आंख की रोशनी भी चली जाती है, तो कभी भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे नजर जाने के या नाक बंद होने के, नाक से कभी कभी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। ये हर मरीज में हर सिम्टम मिले ऐसा जरूरी नहीं है, किसी में नाक से ब्लॉक हो सकता है, किसी को नाक से खून आ सकता है, किसी को आंख की रोशनी जा सकती है, किसी को पैरालिटिक स्ट्रोक भी आ सकता है। तो कई सिम्टम्स होते हैं, हर मरीज में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन डॉक्टर ब्लैक फंगस का पता लगा लेते हैं, और सही समय पर अगर इलाज शुरू किया जाए तो उससे आदमी को बचाया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। एक वाक्य जो आपने कह दिया बहुत अच्छा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे घबराएंगे तो ये कहीं ना कहीं पर आप पर हावी हो जाएगा। खैर, ये तो बातें हो गई ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस को लेकर के। सर, कुछ जानकारी ये भी है कि आप लोगों ने अभी कोविड को लेकर के कोई नई शुरुआत की है, आपके साथ में कई लोग जुड़े हैं और बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसमें आपका है। सर, वो क्या चीजें हैं, कहाँ पे किया जा रहा है, और किस तरह के सेंटर्स की तैयारियां जो है आप लोग के माध्यम से की जा रही, कौन कौन जुड़ा हुआ है इसमें? नहीं, देखिए, हमारा हॉस्पिटल है मलाड ईस्ट में, संजीवनी हॉस्पिटल। संजीवनी हॉस्पिटल जब कोविड शुरू हुआ था पिछले साल, करीब 22 मार्च 2020 के आसपास लॉकडाउन लगा था, और उसके बाद मई में, मतलब अप्रैल के एंड में मरीज बढ़ने शुरू हो गए थे। तो हम लोगों ने मई में हॉस्पिटल शुरू किया था। हमारा करीब 125 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी संजीवनी हॉस्पिटल मलाड ईस्ट मुंबई में है, और उस समय हमने करीब 2000 मरीजों को, इंडोर पे मरीज और करीब 5000 आउटडोर मरीजों को ट्रीट किया था। और ये बार जब दूसरी लहर आई है उसमें भी करीब 2000 मरीजों को एडमिट किया, और 4 से 5000 मरीजों को ओपीडी बेसिस पे देखा, क्योंकि सभी को एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। मान लो बुखार आता है, आप कोविड टेस्ट कराते हैं, कोविड पॉजिटिव आता है, अगर आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 92 के ऊपर है, तो आपको फिर आगे कोई चेस्ट का सीटी कराना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि चेस्ट सीटी कराने पे भी बहुत सारा रेडिएशन होता है,
ऐसा कहते हैं कि 300 एक्सरे के बराबर एक HRCT में रेडिएशन होता है। अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है कि ये हवा के द्वारा फैलती है या व्यक्ति टू व्यक्ति फैलती है। मोस्टली तो अधिकतर ये जितना देखने में आया है ये व्यक्ति के द्वारा ही फैलती है। तो मास्क का सही उपयोग करना, हर समय मास्क लगा करके रखना चाहिए। जब भी आप लोगों में होते हैं, भीड़ में होते हैं या किसी के संपर्क में आते हैं, उसके पश्चात एक डिस्टेंस मेंटेन करना, 1 से 1.5 मीटर का डिस्टेंस। अभी शुरू में हमने हाथ मिलाना बंद कर दिया था, लेकिन थोड़े हम ठीक हुए तो फिर हाथ मिलाना शुरू कर दिया। तो हाथों को धोते रहना साबुन से, साबुन लगा के 10-15 सेकंड तक साबुन को हाथ पे रखना चाहिए। तो रेगुलरली 2-2 घंटे में हाथों को साबुन से धोते रहना, एक दूरी बनाए रखना, सोशल डिस्टेंस, और सही तरीके से मास्क पहनना। ये 3 चीजों का अगर हम सावधानी रखें तो बाकी देखिए पुलिस वाले भी काम कर ही रहे हैं, डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, हर फील्ड में काम हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में कोई भी काम नहीं कर रहा। सारी इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, खाने पीने की दुकान चालू है, मेडिकल स्टोर चालू हैं, रेलवेज भी चालू है, बसेस भी चालू हैं। और अगर आप स्लम में चले जाएं तो वहां पे तो अधिकतर देखा जाए तो नहीं सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि अभी अलग अलग माध्यम से लोग जो है, डॉक्टर्स जो है वो लोगों की सेवा दे रहे हैं, तो जो लोग आपके पास विजिट कर रहे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से माध्यम हैं जिसके जरिए आप लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं? इन सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग, या किस तरह के माध्यम से आप लोगों की, देखिए लोग थोड़ा सा सिचुएशन पैनिक भी चल रही थी, अभी तो काफी केसेस पर काबू पाया गया है, लेकिन जब सिचुएशन एकदम पैनिक थी, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो किस तरह से उनकी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया आपने शुरू की थी? हाँ, नहीं देखिए, जैसे मैं आई सर्जन हूं, मेरी उम्र करीब 65 इयर्स की है, तो मेरे पास काफी फोन आते थे। हमारे जो साथी हैं, मुझे पता चलता था कि भाई किसी को भी कोरोना हुआ है तो मैं सामने से फोन करता था। सुबह से शाम तक यही सिलसिला चालू रहता था, फोन करके सबसे पहले उनको आश्वस्त करना कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना में ये इस तरीके का, जैसे एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम डेली 5 दिन तक ले लीजिए। विटामिन सी की गोली है, विटामिन सी नहीं लेना है तो नींबू है, आंवला है, इन सब चीजों का उपयोग ज्यादा करिए। अगर आपके लंग्स में स्कोर आया है और आपने HRCT कराई है तो फिर फ्लूपैराविन एंटीवायरल ड्रग है, उसका उपयोग भी घर पे किया जा सकता है। तो लोगों को मोबाइल फोन करके, फोन पे उनको उनकी बीमारी के बारे में जानकारी देना, क्या क्या ध्यान रखना है, वो एक ये तरीका था। दूसरा, व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करके, हम जैसे मैं गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब से जुड़ा हुआ हूं और हमारे 10,000 मेंबर्स हैं, तो हम लोगों ने कई दफे उनकी जूम वर्कशॉप ली और उनको 10,500 मेंबरों को हमने मेडिसिन का पूरा प्रोटोकॉल भेजा। इसी तरीके से राजस्थानी सम्मेलन है, गोकुलधाम सम्मेलन है, तो हर कम्युनिटी के अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, तो वो ग्रुप पे दवाई का प्रोटोकॉल डाल करके और लोगों को बताना कि डरने की जरूरत नहीं है, बट सावधानी बरतनी है। ये जो 1 से 2% मॉर्टेलिटी हुई है, ये हाई रिस्क पेशेंट्स को मॉर्टेलिटी हुई है। मान लो किसी को कैंसर की बीमारी थी, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज थी, किसी को हार्ट की बीमारी थी। अब कुछ लोग रहे हैं जिनको कोई भी बीमारी नहीं थी और यंग थे, उनकी कोरोना के कारण डेथ हुई है, ये बात सच है, लेकिन अधिकतर डेथ्स जो हुई हैं वो हाई रिस्क पेशेंट्स की हुई हैं, एज के हिसाब से हुई हैं। तो एक डर का माहौल लोगों के बीच में था, तो हम लोगों का काम यही था कि वो डर के माहौल को खत्म करना, और जो एक इतनी बड़ी विपत्ति देश के ऊपर आई है उसका सब लोग मिल करके मुकाबला करना। शुरू में तो जो पहली वेव आई थी उसमें तो हमने खाने के सेंटर्स कई जगह बनाए थे, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन था। एक हमारी रसोई अंधेरी में चलती थी, बोरीवली में, मलाड में, और जिन लोगों को होटल भी बंद थे, खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको करीब 1 लाख पैकेट, मैं RSS से जुड़ा हुआ हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पैसा देने वाले बहुत थे, बट लोग चाहते थे कि जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना पहुंचे, दवाई नहीं है दवाई पहुंचे, ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन पहुंचे। तो ये सारी व्यवस्था, जिनको जिस चीज की जरूरत है उन तक वो सामान पहुंचाना, जिनको दवाई की जरूरत है उनको दवाई। पहली वेव में हाइड्रोक्लोरोक्विन बहुत चली थी, हम लोगों ने भी हाइड्रोक्लोरोक्विन ली थी।
अपनी जो IMA है उसने कहा था कि भाई प्रोफिलैक्टिक 6 हफ्ते तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और भारत ने अमेरिका को, कनाडा को, सब देशों को भी भेजी थी। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन की भी उपलब्धता करा के देना, फ्लूपेराविन की उपलब्धता करा के देना, जब रेमडेसिविर की शॉर्टेज थी तो रेमडेसिविर उपलब्ध करा के देना। क्योंकि क्या होता है, एक जगह दवाई रखी हुई है और जिसको जरूरत है उसको दवाई नहीं मिल रही, तो जिसके पास रखी है उसके पास से दवाई जरूरतमंद तक पहुंचाना। टोसिलिजिमैब शॉर्टेज हो गई थी, तो कुछ लोगों के पास थी, कुछ लोगों के पास नहीं थी। क्योंकि किसी के घर में कोई मरीज है, वो एडमिट है, उसने 4 वाइल खरीद लिए, 2 यूज हो गए, 2 उसके घर में रखे हुए हैं, तो उनको हमने कहा कि आप हमें बता के रखिए किस किस के पास है, और जब जिसको जरूरत होती थी तो उसको हम लोग टोसिलिजिमैब, रेमडेसिविर, फ्लूपेराविन, ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत थी तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने रखे हुए थे, उनको जब जरूरत थी तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर्स देकर के उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। नेत्र विशेषज्ञ जो आरती अग्रवाल जी हैं मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे, आज जानेंगे। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, बड़ी ही मुश्किल से देश जो है वो कोविड से निकल करके बाहर आया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है अब ये ब्लैक फंगस जो है ये लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। पहले हमको बताइए कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है और किस तरह के लोगों को वो अपनी चपेट में ले सकता है। नमस्कार। पहले तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि ये ब्लैक फंगस क्या होता है। ये फंगस जो होता है ये हमारे शरीर में पहले से भी है, मतलब ऐसा नहीं है ये कोई नई बीमारी है, ये बहुत सालों से हमारे सोसाइटी में चलती आ रही है। ये वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, जो भी सड़ रहे हैं, ऐसे जो भी कीटाणु है इसमें ये फंगस पाया जाता है। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के नाक में भी ये पाया जाता है, बट इसको पूरी तरह से घर नहीं मिलता है और ये पूरी तरह से डेवलप नहीं करता है अपनी डिजीज, जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बोलते हैं। जब इंसान की इम्यूनिटी कम होती है तब ये फंगस को घर मिल जाता है, और ये घर मिलने के कारण ये पूरी तरह से एक फुल ब्लोन म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज बन जाती है। अब किन लोगों में ये होने की संभावना है? अब ये क्यों कोविड के टाइम इतना बढ़ गया है? क्योंकि कोविड के वजह से जो बीमारी है अपने बॉडी में इसकी इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देती है। तो जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जब हम बहुत टाइम तक कोविड के वजह से हम हॉस्पिटल में एडमिट है, हमने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया है ट्रीटमेंट में, या लॉन्ग टर्म हमने ऑक्सीजन थेरेपी ली है, या जो इंजेक्शंस है टोसिलिजुमैब, रेमडेसिविर, ये सब जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो इससे हमारी ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ये इम्यूनिटी जब कम होती है तो ये फंगस जो पहले डोरमेंट स्टेज में था, मतलब पहले ये एक्टिव नहीं था, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब किन को होता है? ऐसा नहीं है कि हर इंसान जिनको कोविड हुआ इनको हो, ऐसा नहीं है, तो घबराना नहीं है। इसके कारण है तो वो कारण को ध्यान से सुनिएगा। जो लोगों को शुगर मतलब डायबिटीज बहुत ज्यादा रहती है और कंट्रोल में नहीं रहती है, और जो कोविड से रिकवर होते हैं उनमें ये होने की संभावना ज्यादा रहती है। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिनको किडनी ट्रांसप्लांट या कोई भी तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं, जिनको HIV है, एड्स है, या कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई भी इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे है, ये लोगों में ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अभी आज एक ऐसा मामला सामने आया है जो गुजरात के सूरत से आया है, जहां पे दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष एक जो ब्लैक फंगस के जो एक पेशेंट थे उनका आज ब्रेन हैमरेज हो गया, और डॉक्टर्स इस बात को लेकर काफी चिंता में पड़े हुए हैं कि आखिरकार ये कौन सा वेरिएंट था जो डिटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उनकी डेथ के बाद मालूम पड़ा कि उनको ब्लैक फंगस से ही रिलेटेड ये जो है मतलब वेरिएंट था, जिसकी वजह से ना कोविड नहीं होने के बावजूद भी उनको वो अफेक्ट कर गया और दुर्भाग्यपूर्ण उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे कौन कौन से अलग अलग वेरिएंट हैं जो किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक कर सकते हैं? करेक्ट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये फंगस हमारे सोसाइटी में बहुत सालों से है, और अगर कोई इंसान की किसी भी वजह से इम्यूनिटी कम होती है तो ये ब्लैक फंगस को घर मिल जाता है। अब तो ये इंसान उनको कोविड नहीं था, बट उनको किसी कारण से
इम्यूनिटी कम होने के कारण कुछ भी हो सकता है लॉन्ग टर्म कोई स्टेरॉइड थेरेपी पे हो किसी और चीज के लिए, क्योंकि स्टेरॉइड हम और बहुत सारी डिजीजेस के लिए दिया जाता है, या तो उनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या कोई टाइप की बीमारी ऐसी हो जो लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट हो रही है और उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, तो ये भी कारण होते हैं जिसके वजह से अपने ब्लैक फंगस जैसी बीमारी हो सकती है। अब ब्लैक फंगस में होता क्या है, अपना खून जो है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो ये गाढ़ा होने की वजह से स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक होना, अपने खून जम जाना, ये सब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जैसे आपने केस बताया, हाँ ये तो काफी मतलब चिंता करने की बात है, क्योंकि आम जनता को भी ये चीज डर बैठ गया होगा कि ये कोविड नहीं होने के कारण भी ये तकलीफ हो रही है। तो इसी चीज के लिए हम जैसे जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें रेगुलर, जो हमें नियमित तौर से जो डॉक्टर के पास चेकिंग करवाना है, अगर कोई तकलीफ है तो 6 महीने में, साल में एक बार लगातार। और अभी ये पैंडेमिक के दौरान जब हम घर में बैठे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, खान पान में अपन ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये टाइम पे हमें डॉक्टर को, अगर हमें लग रहा है कोई भी लक्षण है, तो डॉक्टर को चेकिंग करवानी चाहिए, अपने सब ब्लड पैरामीटर्स करवाने चाहिए, ताकि हम ये ऐसी अननोन और अनकॉमन कॉज से हमें थोड़ा सा रक्षा मिल सके। एक चीज और, जैसे कि ये अब कहा जा रहा है कि जैसे कि ब्लैक फंगस जो है उसके सिम्टम्स है कि नाक से ब्लीडिंग वगैरह शुरू होती है। नाक के ब्लीडिंग के अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को, कि उनको पता चल सके कि आखिरकार नाक के अलावा ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो कि ब्लैक फंगस के हो सकते हैं। बिल्कुल, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ब्लैक फंगस, ये 3 चीजों को ज्यादा इफेक्ट करता है। एक होता है अपने नाक का एरिया, एक होता है आंख का, और एक होता है ब्रेन। तो जब हम नाक की बात करें तो नाक में से खून का आना, ब्लैक कलर के डिस्चार्ज होना, अपनी नाक पूरी तरह से भरी होना, नाक के आजू बाजू के साइनसेस ब्लॉक होना, नाक में नेजल क्रस्टिंग होना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। अब जब हम आंख के ऊपर आते हैं तो आंख में स्वेलिंग होना, आंख की नजर कम होना, आंख की ऊपर की पलक नीचे होना, ये और दूसरे लक्षण है। फेस के ऊपर अगर हम देखें तो एक साइड का फेस का सूजना, फेस के स्किन के ऊपर हमें सेंसेशंस नहीं होना, हेडेक होना। अगर हम सर की बात करें तो एक साइड का हेडेक जो हमें मालूम नहीं कि ये क्यों सर दुख रहा है हमारा, वो भी एक कारण हो सकता है। फिर अगर डिसओरिएंटेशन हो रहा है या एनी काइंड ऑफ ऑल्टर्ड सेंसोरियम है, तो ये सब लक्षणों को हमें ध्यान रखना है। स्पेशली जब हमें कोविड से हम रिकवर हो रहे हैं, शुगर ज्यादा है, लॉन्ग टर्म थेरेपी ली है, तो और ज्यादा ध्यान रखें। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आपको लग रहा है जो अनयूजुअल है, या ये मुझे पहले नहीं महसूस हो और अभी महसूस हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। एक बात मुझको बताइए, जिस तरह से कोविड को लेके कहा जाता है कि एक प्रकार की ये छुआछूत की बीमारी है, यानी कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजों का पालन करना पड़ता है, तो क्या ब्लैक फंगस, येलो फंगस या रेड जो व्हाइट फंगस है, इस तरह की बीमारियों में भी क्या लोगों के आसपास रहने से या करीब रहने से ये लोगों को अफेक्ट कर सकती है? लोगों को ये बीमारी हो सकती है? संक्रमण जिस तरह से फैलता है, क्या अगर आसपास में लोग खड़े हैं तो क्या वो संक्रमित हो सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अभी मैं आपको बता दूं कि ठीक है, हमें मालूम है कि ये क्या होती है और ये कैसे होती है और किन लोगों को होती है। अब आता है कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सके, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सके। तो जैसे इनने बताया, क्या बिल्कुल हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जब आप कोविड से रिकवर हो रहे हैं या आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव भी है, वो दौरान भी आपको पूरे टाइम मास्क पहन के रखना चाहिए, क्योंकि जब हम मास्क पहनते हैं और हम हमारा नोज और फेस को कवर करते हैं, माउथ को कवर करते हैं, तो जो भी हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट में जंतु है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ये हमारे आंख, नाक, कान में नहीं जाते और इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। तो जब आप रिकवरी स्टेज पे है, तभी हमें नियमित तौर से मास्क का उपयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, गार्डनिंग या ऐसे जो चीजें हैं उससे थोड़ा अवॉइड करना है, गंदगी नहीं रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। एक ही मास्क आप 7-7 10 दिन तक यूज कर रहे हैं, वो नहीं करना है। रेगुलरली मास्क को धोना है, या अगर आपके पास है तो डिस्पोजेबल मास्क यूज करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेंटल हाइजीन मेंटेन करनी है, रेगुलर ब्रश, गार्गल्स करने चाहिए, और नाक, आंख, कान, मुंह को साफ रखना चाहिए। एक प्रमुख प्रश्न ये है कि जिस तरह से लोगों को सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, खुद ही डॉक्टर बन के अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। यानी चले गए मेडिकल पे, जाके सिरप ले लिया, चले गए मेडिकल पे, हेडेक की दवाइयां ले ली। तो जो इस तरह के सिम्टम्स आप जो बता रही हैं, अगर किसी को होता है तो कितना प्रमुख हो जाता है डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट लेना, और कितना गलत हो सकता है अपने मर्जी से कोई भी दवाई लेकर अपना स्वयं इलाज करना?
ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है कि आजकल सभी व्हाट्सएप पे और अगर मेरे फैमिली मेंबर को ये ट्रीटमेंट हुआ है तो मैं भी ये ट्रीटमेंट लेने का ये चलन चल रहा है। ये एकदम ही गलत है। छोटी सी छोटी बीमारी, ये पैंडेमिक और ये महामारी के वो चलते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए और हर छोटी सी बीमारी को भी हमें थोड़ा ध्यान से प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट करना है। अभी हर गली में डॉक्टर्स अवेलेबल है। अगर आपने लग रहा है कि हमें कोई बीमारी है जो नॉर्मल लोगों से हटके है या जिसका लंबे समय तक उसका सिम्टम्स और साइंस हमें दिख रहा है, तो हमें बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से उसका इलाज करना है। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही इलाज करना है और ना ही क्या हमें ओवर द काउंटर जाके कोई भी मेडिसिन लेके खानी है। आरती जी, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी डॉक्टर आरती अग्रवाल, जिन्होंने बताया किस तरह से लगातार महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र समेत पूरे देश में जो ब्लैक फंगस के जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें आप स्वयं डॉक्टर ना बने, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स आपके लिए, आपकी सेवा के लिए हर तरह से, हर माध्यम से अब उपस्थित है, अवेलेबल है, फोन पर है। इसके अलावा अगर बात करें सोशल मीडिया पर भी आपको दवाइयां बताई जा रही हैं। तो कम से कम जो आंकड़े लगातार महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं, 2000 से ज्यादा अब ब्लैक फंगस को लेकर के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, कईयों की मौत भी इसमें हो चुकी है। तो स्वयं डॉक्टर न बनते हुए अगर आपको किसी प्रकार से इस तरह के सिम्टम्स नजर आना शुरू हो तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आप इस ब्लैक फंगस जैसी महामारी से बचने में कामयाब हो सकें। कैमरामैन महेश पवार के साथ मैं अशोक पांडे, JK 24/7 न्यूज के लिए, मुंबई।